नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती जी द्वारा प्रस्तुत अग्निपुत्र सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास महाकाल पार्ट 5। दूसरी प्रातः हमेशा की भांति ही थी। जीवनचर्या से निपटा, नाश्ता इत्यादि किया, वह फिर आवारागर्दी करने के लिए निकल आया। बस्ती में से गुजरते हुए यूं ही मैंने शमाना के मकान की तरफ से गुजरने का फैसला किया और यह देखकर मुझे सचमुच ही आश्चर्य हुआ कि शमाना का मकान तैयार हो चुका था और यकीनन उसे अपने मकान में होना था। लेकिन इस वक्त मैंने शमाना के मकान में जाने के बजाय सलाका के पास जाना बेहतर समझा। नागिन को कुछ देर सो ही लेने दिया जाए तो बेहतर है। और फिर थोड़ी देर बाद ही मैं सलाका के मकान पर था। सलाका मुझे दरवाजे पर ही नजर आई। वह मेरी प्रतीक्षक थी। और कोई खास बात तो नहीं? मैंने अंदर प्रवेश करते हुए पूछा। मेरा मतलब है, शमाना के बारे में कोई इत्तला? रात को आई थी मेरे पास। ओह, आई सी। हाँ, कहने लगी, वह अपनी फितरत के खिलाफ मुझसे समझौता करने आई है। मैंने उसके लिए बड़ा काम किया है जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। खूब, तुमने क्या किया? बस, मैंने उसे माफ़ कर दिया। और दोस्ती फिर हो गई? हाँ, सलाका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने मेरी लाश के बारे में पूछा होगा। मैंने यही जवाब दिया कि बड़ी मुश्किल से मैं उसे समुद्र में बहाकर आई हूँ और इस बात पर भी वह बहुत खुश थी। अनोखी लड़की है, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। और फिर सलाका भी खामोश हो गई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वह उठ गई। मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार की हैं, ले आऊं? उसने कहा और बाहर निकल गई। मैं मुस्कुराता रहा। हर लड़की एक ही अंदाज में मोहब्बत करती है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसमें। और सलाका भी तो एक आम ही लड़की थी। हाँ, भिन्न थी तो शमाना, जिस कमबख्त को मोहब्बत करनी ही नहीं आती। हाँ, नफरत में वह लाजवाब थी। सलाका ने काफ़ी तैयारी की थी। मैंने भी उसका दिल रखने के लिए बहुत कुछ खाया और उसकी प्रशंसा भी की। सलाका बहुत खुश थी। फिर उसने कहा, तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें पकाया करूँगी। ठीक है सलाका, हालांकि मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता। तुम्हारे लिए कुछ करते मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, सलाका ने कहा। और मैंने आगे बढ़कर उसे आगोश में ले लिया। सलाका के तेवर आज काफी बदले हुए थे। उसने निर्विरोध ही स्वयं को मेरे आगोश में सौंप दिया और फिर मैं कदम कदम पड़ाव क्यों न तय करता। और फिर उसने मेरी किसी भी बढ़त का विरोध नहीं किया। जो हो रहा था उससे वह आश्चर्यचकित भी तो थी। उसके बाद तो वह सही मानों में मेरी भागीदार बन गई। यूं एक लंबी अवधि के बाद सेकाई बस्ती ने मुझे मेरा कर पेश किया। सलाका अत्यंत प्रसन्न थी और मैं भी बहुत खुश था। इतनी भी तब्दीली ज़रूर हुई थी कि मैंने 2-3 दिन तक शमाना की कामना नहीं की। शमाना भी इस बीच 2 बार सलाका से मिली थी और उसने एक दिलचस्प बात बताई थी। उसने कहा था कि शमाना समुद्र में मेरी लाश तलाश करती रही है। क्यों? क्या वह मेरी लाश से भी कोई इंतकाम लेना चाहती है? मैंने मुस्कुराकर पूछा। वह सिर्फ यह देखना चाहती थी कि तुम्हारी लाश की मछलियों ने क्या दुर्गत बनाई, सलाका मुस्कुराकर बोली। और मैं हंसने लगा। सलाका के साथ खूब दिन गुजर रहे थे। वह हर सुबह मेरा इंतजार करती थी और मेरे पहुंचने पर खुश हो जाती थी। और फिर लगभग सारा दिन उसके साथ ही गुजरता। दोपहर का खाना भी उसके साथ ही खाता था। और फिर ऐसे ही एक दिन की बात है, उस वक्त की बात जब मैं सलाका के साथ आनंद की घाटियों में विचर रहा था। हमारे कमरे का दरवाज़ा यूं ही बंद था क्योंकि आज तक कोई भी नहीं आया था, सो हम दरवाजे की तरफ से लापरवाह थे। लेकिन उस दिन अचानक ही दरवाज़ा खुल गया और हम दोनों चौंक पड़े। सलाका मछली की भांति तड़प कर उठ गई थी। कोई है, वह सहमे से भाव में बोली। तो भयभीत क्यों हो? जो कोई भी होगा अंदर आ जाएगा, मैंने जवाब दिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। लेकिन इस तरह कोई नहीं आ सकता। और आने वाला दरवाजा खोलकर एकदम दरवाजे के सामने से हट गया है। अगर तुम इसी तरह उलझती रही तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं नहीं सबूता, नाराज ना हो। तुम अगर सोचो तो मेरी उलझन स्वाभाविक है, लेकिन इस उलझन में भय नहीं है। सलाका मुंह से कुछ भी कहती रही। उसके बाद उसने इस घटना की चर्चा भी नहीं की, लेकिन मैंने पूरे दिन उसके अंदाज में उलझन महसूस की। उस शाम मैं वापस हाकू के मकान पर पहुंचा तो फोमा व हाकू दोनों ही बड़े जोश में थे। दोनों रोजाना की भांति सिर जोड़े बैठे थे। दिलचस्प बात यह है
कि एक ही समय में दो खुशखबरियां हैं। पहली यह है कि तट वाला मकान तैयार हो गया है और तय किया गया है कि आज रात फोमा उस मकान में स्थानांतरित हो जाएगा। और फोमा से बेहतर निगाह रखने वाला कौन हो सकता है। दूसरी खुशखबरी यह है कि अल्जोस व महास यहाँ पहुंच चुके हैं, हाकू ने बताया। ये दोनों कौन हैं? मैंने पूछा। दो दिलेर, दो सरदार जो फोमा के वफादार हैं, हाकू ने जवाब दिया। खूब, उन्हें कहाँ ठहराया गया है? बलशाम के मकान पर, और बलशाम विश्वसनीय आदमी है। लेकिन आज रात फोमा के सागर तट वाली इमारत में पहुंचते ही उन दोनों को मैं वहां बुला लूंगा। लेकिन तुम्हारी सलाह चाहिए सबूता, मेरा उस मकान में चले जाना उचित ही होगा अथवा नहीं? फोमा ने पूछा। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है फोमा, बल्कि मेरे ख्याल से बेहतर ही है, तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा वहाँ। मेरा भी यही ख्याल था, हाकू जल्दी से बोला। उन लोगों से क्या बातचीत करोगे? मैंने पूछा। अभी कुछ नहीं, हाँ इतना अलबत्ता ज़रूर बता दूंगा कि उन्हें यहाँ एक महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत बुलाया गया है। लेकिन उस योजना पर बहस व उसके बारे में बातचीत तभी होगी जब शेष लोग भी पहुँच जाएंगे। मेरा ख्याल है उन्हें इंतज़ार करने से इनकार नहीं होगा और न कोई असुविधा। ठीक है हाकू, इन मामलों को तुम बढ़िया ढंग से निपटा लोगे, मैंने मुस्कुराकर कहा, और हाकू किसी सोच में डूबा गर्दन हिलाने लगा। हाकू ने सागर तट वाले मकान में समस्त सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी थी। तब रात को ही फोमा को उस मकान पर पहुंचा दिया गया। मैंने भी तय किया था कि रात फोमा के साथ उसी मकान पर गुजारूंगा, और जिस पर जाहिर है कि न तो फोमा को ऐतराज था न हाकू को। तो समुद्र के किनारे बने खूबसूरत मकान में यह हमारी पहली रात थी और फोमा इस रात को बहुत खुश नजर आ रहा था। हम मकान की एक खिड़की में बैठे चांदनी में डूबे समुद्र का नज़ारा देख रहे थे। रात काफ़ी बीत चुकी थी। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही सबूता? तब फोमा ने पूछा। नहीं फोमा, लेकिन अगर तुम सोना चाहो। मैं तो आज सारी रात ही नहीं सो सकूंगा। क्यों? सबूता, ना तो मुझे लंबी उम्र की ख्वाहिश है और ना ही हुक्मरानी की। यकीन करो, हुक्मरानी एक रंगीन कल्पना तो ज़रूर है, किंतु उसके साथ जो उत्तरदायित्व होते हैं वह नींद तक छीन लेते हैं। एक आम इंसान शासक भी अधिक खुश व प्रसन्न रहता है, लेकिन इसके बावजूद मेरे दिल में उस वक्त जिंदा रहने की आरज़ू ज़रूर है जब तक मैं इस धरती को इन घिनौने आदमियों से साफ न कर देख लूं। और ज्यों-ज्यों इस सिलसिले में हम आगे बढ़ रहे हैं, मेरी खुशियों में वृद्धि होती जा रही है। मुझे तुम्हारी खुशी पर प्रसन्नता है फोमा। मैं जानता हूँ मेरे महान दोस्त, तुम्हारे एहसानों की तो सूची भी तैयार नहीं हो सकती। बस जो कुछ है मेरे दिल में है, फोमा ने कहा। दिल में ही रखो फोमा, मुझे इन बातों से कोई खुशी नहीं होती। मैं तेरी महानता को स्वीकार करता हूँ सबूता, लेकिन एक बात तो बता। पूछो फोमा, क्या सेकाई की कोई लड़की या शमाना तेरी दोस्त बन गई है? शमाना की बात न कर, वह तो खुद ज्वालामुखी की बेटी मालूम होती है, मैंने हंसते हुए कहा। हाँ, मैंने उस लड़की के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन अफसोस अब तक उससे मिल नहीं सका। मिलने की कोशिश भी न करना फोमा, सचमुच ही खतरनाक है। मैं फिर हंस दिया। तुम्हारे साथ कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया, मैंने जवाब दिया, और फिर मैंने उसे आरंभ से अब तक की आप बीती भी बता दी। उसमें सलाका का भी जिक्र था और उससे दोस्ती का भी। फोमा आश्चर्य से ही मुंह खोले मेरी कहानी सुन रहा था, और फिर गहन आश्चर्य के बाद मैंने उसकी त्योरियों पर बल पड़ते देखे। लेकिन शमाना का यह दुस्साहस असहनीय है, उसे इस बदतमीजी की सजा भुगतनी होगी, उसने कहा, व मैंने हाथ उठा दिया। नहीं फोमा, तुम नहीं जानते, ऐसी लड़कियां हमेशा मेरी पसंद रही हैं। यह मेरा और उसका मामला है, तुम फिक्र मत करो, उससे मैं स्वयं ही निपट लूंगा, मैंने कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा सबूता, लेकिन मैं एक काम के लिए तुम्हें कहना चाहता था। हाँ कहो। मेरी मानसिक अवस्था का तो तुम्हें अंदाजा होगा, विशेष तौर पर एकाकीपन व फिर एक लंबा और सब्र आजमा वक्त, ये सारी बातें मिलकर मुझे बहुत परेशान करती हैं, और कभी मेरे जहन में एक इच्छा जाग उठती है। यूं तो मैं अगर हाकू से कहूं तो वह सेकाई की किसी भी खूबसूरत लड़की को मेरी सेविका की हैसियत से तैनात कर सकता है, लेकिन इसमें दो बातें हैं। पहली तो यह है कि मैं हाकू का आदर करता हूं और उससे कोई बात नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि सेकाई की किसी लड़की को इस मामले में राजदार बनाना नहीं चाहता। तब बताओ मुझे क्या करना होगा?
मैंने पूछा। हमें जोदास का इंतज़ार करना होगा। जोदास मेरी अपनी बस्ती सकाया का रहने वाला है। वहाँ एक बड़ा सरदार, वह जिस जहाज से आएगा वह जहाज वहीं वापस जाएगा। तुम उसी जहाज से चले जाना। जोदास के आदमी नाइमा की शिनाख्त में तुम्हारी मदद करेंगे, बाकी काम तुम्हारा होगा। ओह ठीक है फोमा, मैं तेरे लिए यह काम करूँगा, मैंने जवाब दिया और फोमा ने भावावेश में ही मेरा हाथ पकड़ लिया। न जाने क्या सोचा था मैंने, और जो सोचा था तुझसे कह दिया सबूता। यह एक इंसान की बेबसी की प्रार्थना है, इसके बारे में किसी गलत भाव से मत सोचना, उसने गंभीर लहजे में कहा। कोई एहसास न कर फोमा, सब ठीक हो जाएगा। बहरहाल मुझे अपनी बस्ती तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तेरी होगी और उसके बाद मेरी जिम्मेदारी। हाँ, फोमा ने कहा और फिर खामोश होकर किसी गहरी सोच में डूब गया। रात के अंतिम पहर हम सोने को लेट गए और फिर उस दिन प्रातः जागने में हमें काफ़ी देर हो गई थी। फोमा ने अपने हाथों से ही मेरे लिए सुबह का नाश्ता तैयार किया था, लेकिन मैंने उसका साथ देने में असमर्थता प्रकट करके उससे क्षमा मांग ली। क्यों? फोमा ने हैरत से पूछा। यह जिम्मेदारी आजकल सलाका ने संभाल ली है। वह उस वक्त तक नाश्ता नहीं करती जब तक मैं नहीं पहुंच जाता। वाह, फोमा मुस्कुरा दिया, फिर बोला, ठीक है सबूता, तुम अपनी महबूबा के पास जाओ, मैं तो नाश्ता शुरू करता हूँ। मैंने मुंह इत्यादि धोया व फिर सलाका की तरफ चल पड़ा। फोमा के विशाल बुत के पास से होकर मैं जबूती के मकान पर पहुंच गया। उस मकान के दरवाजे से अंदर प्रविष्ट हो गया। सलाका शायद अंदरूनी कमरे में थी और उसने छत से मुझे न देखा था। वैसे आज कुछ देर भी हो गई थी, मुमकिन है वह देर से आने के कारण रूठी बैठी हो। मैं अंदर वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। तीसरे कमरे में ही प्राय हमारी बैठक होती थी। उसका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैंने अंदर कदम रखा और एक ही निगाह में मुझे एहसास हो गया कि कोई गड़बड़ है। तब प्रोफेसर, मैंने कमरे के ठीक बीच फर्श पर सलाका को देखा। चारों खाने चित पड़ी थी। सीने के ठीक बीच खून का निशान उभरा हुआ था और फर्श पर भी काफ़ी मात्रा में खून बिखरा हुआ था। मैं सकते में रह गया। सलाका मर चुकी थी और कमरे की हालत बेतरतीब थी। यूँ लगता था जैसे तीव्र संघर्ष हुआ हो और मेरे जहन में एक नाम उभरा, शमाना। वहशी शमाना जिसने अपनी दोस्त सलाका को कत्ल कर दिया था। घटनाओं की कड़ियाँ मिल रही थी। कल जिस वक्त मैं सलाका के पहलू में लेटा हुआ था, आने वाली यकीनन शमाना थी। वह हम दोनों को देखकर फरार हो गई और आज यकीनन वह उस वक्त आई होगी जब जबूती चला गया होगा और फिर उसने सलाका से मेरे जीवित होने के बारे में पूछताछ की होगी। सलाका मेरी मोहब्बत में दीवानी हो रही थी। ज़रूर उसने शमाना से कटु व्यवहार किया होगा और इन्हीं कटुतापूर्ण बातों को वहशत पसंद शमाना सहन नहीं कर पाई होगी और उसकी खौफनाक फितरत सलाका की ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकी होगी। कमरे में जगह जगह सलाका के बाल बिखरे पड़े थे। उसके चेहरे पर कई गहरी खराशें भी थी, जिसका मतलब है कि सलाका ने शमाना से जंग भी की थी। लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझसे ज़्यादा किसे हो सकता था कि सलाका शारीरिक शक्ति में शमाना की पासंग भी नहीं थी। सो मैं वापस निकल आया वहाँ से और अब मुझे शमाना की तलाश थी। इसके लिए मैंने पहले उसके घर का रुख किया और थोड़ी ही देर में मैं उसके नवनिर्मित मकान के सामने पहुँच गया। मैंने मकान के दरवाजे को धक्का दिया और वह खुल गया। शमाना, मैंने आवाज़ दी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। अब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे मकान में तलाश करने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे आभास हो गया कि वह मकान में नहीं है। शमाना की दूसरी पसंदीदा जगह झील थी। चुनाचे में झील की तरफ निकल गया, लेकिन आज वह झील पर भी न थी। पूरी बस्ती में एक इंसान को तलाश कर लेना आसान काम नहीं था, लेकिन इस पर भी मैं दोपहर तक उसे बस्ती में तलाश करता रहा और अब एक ही जगह बाकी थी, यानी पोसीता। संभव है मैं उसे भुला ना पाता, लेकिन इन दिनों मैं सलाका से इस भांति उलझा हुआ था कि पोसीता जहन से ही निकल गई थी। बहरहाल उसके पास जाने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले मैंने फोमा के पास जाना उचित समझा था। सागर तट वाले मकान में मैंने फोमा को पुकारा और फोमा ने गुप्त दरार से मुझे देखकर दरवाज़ा खोल दिया। आओ सबूता, इतनी जल्दी? उसने कहा। हाँ फोमा, तुम्हें एक सूचना देने आया था। क्या? आओ अंदर आ जाओ।
मुमकिन है आज रात मैं वापस ना आ सकूं। ओह, कहाँ जा रहे हो? क्या सलाका के साथ? नहीं, आज की रात मैं तुम्हारे दुश्मनों की बस्ती में गुजारूंगा। अरे क्यों? यूं तो मैं शमाना की तलाश में वहां जा रहा हूं। ओह, क्या हुआ? उसने सलाका को कत्ल कर दिया है। अरे, इस बार फोमा बड़े जोर से चौंका था। फिर मैंने उसे पूरा विवरण सुना डाला और फोमा यंत्रवत सा ही गर्दन हिलाने लगा। ठीक है सबूता, जैसा तुम उचित समझो। मैंने तुम्हें इसलिए इत्तला दे दी है कि तुम परेशान न हो। तुम्हारा शुक्रिया। वास्तव में ही अगर तुम न आते तो मैं परेशान होता ही। अब मैं चलता हूँ, मैंने कहा और फिर उससे विदा लेकर बाहर निकल आया। समुद्र के रास्ते तैरकर मैं शीघ्र ही सहज ही में उस बस्ती तक पहुँच सकता था, लेकिन मैं उन लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने वही पहाड़ों का रास्ता अपनाया था और फिर मैं तेजी से सफ़र करने लगा। किसी किसी समय मुझे अपनी जाति पर हंसी आती थी प्रोफेसर। मेरी जिंदगी भी खूब थी, कोई समस्या नहीं थी मेरी अपनी। चाहता तो किसी पहाड़ की चोटी पर भी सदियां गुजार देता, लेकिन जिंदगी गति चाहती है। एक रास्ता जिंदगी के लिए सबसे खतरनाक जहर है और इंसान इस जहर का शिकार होकर बिल्कुल बेकार हो जाता है। शायद इसीलिए मैं समस्याएं पालता रहता था व गतिशील रहता था। काफ़ी लंबा सफ़र तय किया था मैंने और फिर दूर से ही बस्ती नज़र आने लगी। थोड़ी देर के बाद मैं उसके निकट पहुंच गया। ओ सबूता, मैं तो तेरी दोबारा आमद से ही मायूस हो गया था, उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। क्यों? मैंने मुस्कुराकर पूछा। बस, मेरा ख्याल था कि सेकाई के बाशिंदों को तेरे यहाँ आमद के बारे में मालूम हो गया था और ज़रूरी था कि इस बात को सिरे से ही नापसंद करते। मेरा ख्याल था या तो तुझे बस्ती से निकाल दिया गया या फिर कोई सज़ा दे डाली गई। तूने गलत सोचा अस्तोज। ना तो वह मुझे निकालने की जुर्रत कर सकते हैं और सज़ा देना तो उनके बस की बात नहीं। इसके अलावा मैं तो एक मेहमान हूँ और मेरे ख्याल में मेहमान पर पाबंदियाँ लगाना किसी भी मेजबान का उसूल नहीं है। ठीक कहा तूने, लेकिन सेकाई के यह उग्रपंथी प्राय हर इंसानी उसूल को नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरे सिलसिले में उन्हें यह अधिकार नहीं है। फिर भी क्या उन्हें इस बात का इल्म है कि तू यहाँ आया था? मैंने खुद ही बताया। कैसे? हकीम हाकू को? सरदार ने पूछा। हाँ, तब तो उसने तुमसे 20 सवाल किए होंगे, बूढ़े ने कुरेदा। हाँ, लेकिन उन सवालों के जवाब उसी सच्चाई से दिए गए। मसलन यही कि यहाँ वालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों उन्होंने सेकाई वालों के विरुद्ध घृणा प्रकट की, इत्यादि इत्यादि। और चूंकि यहाँ मेरे साथ कोई सलूक नहीं किया गया था, इसलिए मैंने उन्हें जवाब भी वही दिए। बहुत खूब। क्या तुमने उनके व्यवहार में कोई खिंचावट महसूस की? मेरा संबंध केवल हकीम हाकू से है और उसके अंदाज में मैंने कोई ऐसी बात नहीं पाई। मैं बूढ़े की बकवास से उकताने लगा था। ओह, बहरहाल तेरे दोबारा आने का शुक्रिया। पोसीता प्राय तेरी चर्चा करती रहती है और तुझे याद करती है। दूरदर्शी बूढ़े ने मेरी खिन्नता महसूस कर ली थी। हाँ, मैंने पोसीता से वादा किया था कि मैं आऊँगा, मैंने जवाब दिया। और बस्ती के हालात क्या हैं? हमसे नफरत करने वाले किस हाल में हैं? ठीक है, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। पोसीता कहाँ है? ओह, उसकी दोस्त शमाना आई थी, उसके साथ सागर तट की तरफ गई है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो, वह यकीनन तुम्हें देखकर खुश होगी। मुझे इजाज़त है? मैंने पूछा और बूढ़े ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। उसने सोचा होगा कि वह काम जो वह खुद अंजाम देने की कोशिश कर रहा है उसकी बेटी बेहतर ढंग से अंजाम दे सकेगी। तो मैं सागर तट की तरफ चल पड़ा और अभी निगाहें शमाना व पोसीता को तलाश ही कर रही थी कि पोसीता ने मुझे देख लिया। वह अकेली ही थी, सीधी मेरी तरफ आई और मेरी निगाह भी उस पर पड़ गई। मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि शमाना ने उसे हालात से अनजान रखा होगा और बहरहाल पोसीता भी खुश न होगी, विशेषकर इसलिए कि मैं उसके पास नहीं आया था। सो दूसरे ही क्षण मैंने उसको बहलाने के लिए शब्द ढूंढ लिए। लेकिन शमाना कहाँ गई? पोसीता मेरे पास पहुँच गई। उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी और फिर वह मेरे नज़दीक पहुँच गई। पानी से भरे बादल हर दिल की उमंग होते हैं, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि वह उसके साथ वह शीतलता से आनंदित हो, लेकिन वह अपनी इच्छा से बरसते हैं
और जब चाहते हैं हवाओं के साथ दूर चले जाते हैं, उसने कहा और मैं उसके शब्दों पर गौर करने लगा। बड़ा खूबसूरत अंदाज था शिकायत का। कैसी हो पोसीता? मैंने उसकी शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। अच्छी होती तो यूं आसानी से न भुलाई जा सकती, उसने जवाब दिया। पोसीता, अगर तुम रूठी रही तो मुझे यह अच्छा नहीं लगेगा। मुझसे बात करो। तो बताओ, क्यों नहीं आए इतने दिन? हकीम हाकू ने मुझे जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी थी। नैतिकतावश ही मुझे उसकी मदद करनी पड़ी, मैंने जवाब दिया। सलाका का नाम न लोगे? शमाना तुम्हें भी अपनी गलतफहमी का शिकार बना गई, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। कौन? शमाना, मैंने जवाब दिया। हाँ, उसी ने बताया है, पोसीता ने जवाब दिया। और खुद जो कत्ल कराई है? हाँ, पोसीता ने निर्भयता से ही जवाब दिया। असहनीय होती जा रही है वह। उसने तुम्हें यह भी बताया होगा कि मैं उसकी तलाश में सलाका के पास गया था। वह बड़ी बेढब लड़की है सबूता। मेरी राय है कि उससे दुश्मनी छोड़ दो और उसके बारे में अपने जहन में से बुरे विचार निकाल दो। इसके अलावा वह क्या कह रही थी? मैंने होठ खींचकर पूछा। यही कह रही थी, अब उसके जीवन का बस एक ही मकसद है और वह मकसद है तुम्हारी मौत। वह तुम्हें हर कीमत पर हलाक करना चाहती है। खूब, मगर वह न कर सकेगी, मैंने गुर्रा कर कहा। मेरी बात मान लो सबूता। पोसीता की मोहब्बत पट पड़ी थी, सारे शिकवे दूर हो गए थे उसके। बहरहाल काफ़ी देर बाद वह संयत हो सकी। लेकिन सबूता, तुम मेरी बात मान लो, थोड़ी देर बाद उसने कहा। कौन सी बात? शमाना से तुम्हारी दुश्मनी ठीक नहीं है। मैंने अभी तक सिर्फ उसे नीचा ही दिखाया है, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। जिस वक्त वह अपनी हीनता, अपनी शिकस्त स्वीकार कर लेगी, मैं उसकी तरफ से ध्यान हटा लूँगा। तो तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई और बात नहीं है? और क्या बात होगी? तुम उसे चाहते तो नहीं? वह जैसे पुनः शंकित हो उठी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पोसीता को घूरते हुए पूछा। नहीं नहीं, मेरी बात पर नाराज़ न हो, यह बात खुद उसी ने कही है। उसका ख्याल है तुम उसे अपनी औरत बनाना चाहते हो। ओह, पागल है वह। और तुमने उसका चुंबन लिया था, वह भी उसे हीनता का एहसास कराने के लिए। तब तो वह सचमुच ही पागल है। पोसीता हंस पड़ी और देर तक हंसती रही। वह बहुत खुश नजर आ रही थी। फिर वह खौफजदा लहजे में बोली, लेकिन वह बेहद खतरनाक है। अगर उसे पता लग जाए कि मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, तो वह मुझे भी कत्ल करने की कोशिश करेगी। ओह, इससे पहले ही मैं उसे ठीक कर दूंगा, मैंने जवाब दिया और पोसीता मगन हो गई। आज तो वह बिल्कुल ही असहाय हुई जा रही थी। यही लगता था वह तपता अस्तित्व मेरे अंतर में ही कहीं लीन हो, अपना आपा खो देना चाह रही हो। मैं भी उसका भरपूर साथ दे रहा था। तभी उसे जैसे कोई ख्याल आ गया। एकाएक ही वह बोली, बाबा से मिले थे तुम? हाँ, उन्होंने ही शमाना के बारे में बताया था। एक बात कहूँ सबूता, तुम्हें झूठ बोलना आता है? क्यों? मैंने चौंक कर कहा। तुम समझते हो बाबा तुम्हें एक दूसरे ही मकसद के लिए पसंद करने लगा है। वह चाहता है कि तुम सेकाई की बातें यहाँ आकर बताओ और उसने इसी मकसद के लिए मुझे तुम्हारे पीछे लगाया है। मैं चाहती हूँ बाबा भी तुम्हें चाहने लगे, इसलिए बाबा की दिलचस्पी के लिए भी कुछ होना चाहिए। ओह, यानी कि सेकाई के बारे में कोई झूठी सच्ची बातें जो बाबा की दिलचस्पी का कारण हो। इस तरह मुझे तुम्हारे साथ अधिक से अधिक रहने की आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है पोसीता, बाबा को संतुष्ट करने के लिए तुम जो उचित समझो कह देना। मैं यही सोच रही हूँ। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि बाबा सीधे तुमसे कोई बात ना करें, लेकिन सतर्कतावश ही मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ। मैं कहूँगी कि सेकाई में कुछ अजनबी लोग आए हैं। उनका उद्देश्य तुम मालूम करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें मालूम होगा कि 2 छोटे जहाज अभी हाल ही में सेकाई के तट से लगे हैं। हाँ, मुझे मालूम है, मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा। बस, तो तुम्हारा ख्याल है कि उन जहाज़ों में हथियार आए हैं, लेकिन तुम इसके बारे में मालूम कर रहे हो। मैंने प्रकट में शांत भाव से ही कहा, लेकिन मन ही मन मैं चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। पोसीता की बातों से स्पष्ट था कि लोग सेकाई के समुद्र में होने वाली गतिविधियों पर निगाह रखते हैं। ठीक है ना? पोसीता ने पूछा। हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है? इस तरह बाबा तुम्हें बहुत ज़्यादा महत्व देगा और तुम्हारे यहाँ आने से बहुत खुश होगा।
हम उसे झूठी सच्ची सूचनाएं देते रहेंगे। ठीक है, तो आज रात तुम यहीं रहोगे? रह जाऊंगा। मैं बाबा से कह दूंगी कि वह रात को मुझे तुम्हारे पास रहने की इजाज़त दे दें, ताकि मैं तुमसे और भी जानकारियां प्राप्त कर सकूं। वह इजाज़त दे देगा? मैंने पूछा। तुम नहीं समझते सबूता, हम लोगों को यहाँ बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ मजबूती से कदम जमाने के लिए हमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हैं। बाबा भी इस सिलसिले में अपनी तरफ से हर चीज़ दांव पर लगाने को तैयार रहते हैं। लेकिन अब तो तुम्हारी पसंद की हुकूमत आ गई है। मैंने कहा, हाँ, सबाला हमारा मोहरा है, लेकिन हम शीघ्र अतिशीघ्र यह चाहते हैं कि हमारा अपना ही कोई आदमी हुक्मरान बन जाए और हम उसके लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पोसीता ने जवाब दिया और मैंने दिल ही दिल में हंसी महसूस की। हाकू के लिए यह एक सनसनीखेज खबर थी। पोसीता के साथ सागर तट पर काफ़ी वक्त गुजारने के बाद हम वापस अस्तोज के मकान की तरफ चल पड़े। पोसीता मुझे इसी इमारत के एक दूसरे कमरे में ले आई और फिर उसने मेरी खातिरदारी शुरू कर दी। वह अत्यधिक खुश नज़र आ रही थी। फिर वह थोड़ी देर के लिए मुझसे इजाज़त लेकर चली गई। शायद अपने बाबा को अपनी सफलता से आगाह कराने गई थी। फिर वह वापस आई तो उसने लिबास बदल लिया था और पहले से भी अधिक निखरी हुई नज़र आ रही थी। उसने सजावट की चीज़ें भी इस्तेमाल की थी और उसकी आंखों में खुशियों की कंदीलें रोशन थी। वह मेरे निकट बैठ गई। बाबा को मैंने बहुत सी बातें बता दी हैं और वह बहुत खुश है, विशेषकर इसलिए कि उसके ख्याल में चूँकि तुम्हारा संबंध सीधे सेकाई और उस इलाके के बाशिंदे से नहीं है, इसलिए तुम विश्वसनीय साबित होंगे। लेकिन मैंने एक बात बाबा से कह दी है कि वह सीधे सीधे तुमसे संबंध न रखे, बल्कि मैं तुमसे जानकारी प्राप्त करके उस तक पहुंचाऊं। इस तरह मैंने तुम्हें उलझन से बचा लिया है। तुम्हारा शुक्रिया पोसीता, लेकिन एक बात पर मुझे हैरत है। किस बात पर? पोसीता ने पूछा। क्या तुम अपने बाबा के उद्देश्य से सहमत हो? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इन बातों के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानती। मेरी अपनी राय केवल इतनी है कि हम भी इंसान हैं और ज़मीन तंग नहीं है। हमें भी सुकून व शांति से यहाँ रहने दिया जाए। हम भी मेहनत करेंगे और खाएंगे। हाँ, मांग बुरी है। खैर, ठीक है, यह तुम लोगों का अपना जाति मामला है। क्या तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मुझसे घुलने मिलने की इजाज़त दे दी है? पहले ही दे दी थी। बाबा इस इलाके के सरबराह हैं और इस अभियान के सक्रिय कार्यकर्ता। मेरी समझ में वह बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने को तैयार हैं और मुझे भी उन्होंने यही शिक्षा दी है। उनका कहना है किसी भी महान सफलता के लिए बलिदान की भावना बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, चाहे वह बलिदान किसी भी किस्म का हो। उसके ख्याल में तुम अत्यधिक काम के आदमी साबित हो सकते हो, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि तुम्हें शीशे में उतारने के लिए जो कुछ भी जतन करना पड़े किया जाए, और अब मैं तुम्हें शीशे में उतारूंगी। पोसीता मुस्कुरा दी। मैं तैयार हूँ, मैंने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चुनांचे पोसीता मुझे शीशे में उतारने लगी। इस लड़की के सामने अहमक बनने में लुत्फ आ रहा था। इस सूरत में एक खूबसूरत परिवर्तन का भी एहसास हो रहा था। समूची आवश्यकताओं से निर्वत होने के बाद मैंने सोने की इजाज़त मांगी। इस दौरान अस्तोज मुझे एक बार भी नहीं मिला था। पोसीता ने अजीब सी निगाहों से मुझे देखा। नींद आ रही है? उसने मादकतापूर्ण लहजे में पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। फिर सोना क्यों चाहते हो? सिर्फ तुम्हारे ख्याल से। क्या मतलब? यही कि तुम थकी हुई ना हो और नैतिकतावश ही सोने को न कह पा रही हो। तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर नहीं थक सकती। ओह, सच्ची? मैंने उसकी आंखों में झांका। तुम्हें शक है सबूता? नहीं, बस अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्या तुम एक अजनबी से इस कदर प्रभावित हो सकती हो? पूरी जिंदगी में एक बार ज़रूर हर लड़की किसी अजनबी से प्रभावित होती है और फिर वह अजनबी उसकी समस्त सोचों, समूची कल्पनाओं का स्वामी बन जाता है। पोसीता ने भावुक लहजे में कहा। तो तुम्हारी जिंदगी में वह अजनबी आ गया है? पोसीता मादक निगाहों से ही मेरी तरफ देखते हुए बोली। और वह मैं हूँ? हाँ सबूता, वह तुम ही हो। अनोखे ख्वाबों की हसीन वादियों की मानिंद, जिनमें जाने के बाद यकीन नहीं आता। बाहर अभी चांदनी खिलेगी, सागर तट सुनसान होगा और चांदनी अरमान भरे दिलों को तलाश करेगी। समुद्र की लहरें हमें नज़दीक से देखने के लिए हमारी तरफ लपकेंगी।
तुमने लहरों का शौक देखा है सबूता? हाँ, लेकिन कभी इस अंदाज से गौर नहीं किया। आज करोगे? उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज में दावत दी। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर मैं उनकी जुबान समझ सकूंगा। तो आओ चलें। चलो। मैंने उस अरमान भरी लड़की का दिल नहीं तोड़ा जिसके दिल में पहली बार अरमान जागे थे। रही मेरी बात प्रोफेसर, तो इस बात से तुमसे ज़्यादा परिचित कौन होगा कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी ज़िंदगी कितनी बार खिली थी। थोड़ी ही देर बाद हम तट पर पहुंच गए। जगह जगह चट्टानें उभरी हुई थी। पौसीता मुझे एक खास जगह ले गई। यह मेरी पसंदीदा जगह है, बैठो, उसने कहा और मैं चट्टान पर बैठ गया। चट्टान के नीचे ठंडी नर्म रेत बिखरी हुई थी। पौसीता मेरे कदमों के निकट बैठ गई। वह प्यार भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने भी उसकी आंखों में आंखें डाल दी थी। सबूता, उसने मुझे पुकारा। कैसा महसूस कर रहे हो? बेहद अजीब, बड़ा ही दिलकश। तुम मुझे बड़ी प्यारी लग रही हो पौसीता। तुम भी इस दुनिया के प्राणी नहीं मालूम होते सबूता। जमीन पर तुम्हारे जैसा हसीन शायद ही हो, पौसीता ने कहा। उसके लहजे में एक विचित्र सा भाव था। मैंने उसका चेहरा दोनों हाथों में लिया और उसने आंखें बंद कर ली। उसका एक हाथ मेरे हाथ की कलाई पर आ टिका था। और उसके बाद प्रोफेसर, मेरे अनुभव ने ऐलान किया कि औरत पर नाजुक वक्त आन पड़ा है। उसकी सांसें गर्म हो रही हैं और जब सांसें गर्म हो जाती हैं तो नर्म बिस्तर किसके जहन में आए? खुरदुरी जमीन को चुभन कौन महसूस करे? सारे एहसास खत्म हो जाते हैं। केवल एक एहसास बाकी रह जाता है, किसी के दिलो जान के करीब होने का एहसास। चांद अपनी मंजिल तय कर रहा था और हम उसकी राह में रुकावट थे और न वह हमारे रास्ते में। सो अब उसने अपना सफ़र तय किया और जान तोड़ दी। उजाले के भंवरे ने जब उसके हुस्न का सारा रस चूस लिया तो हमें दुनिया का एहसास हुआ। उजाले का पता चला, जिंदगी की खबर हुई और यूं लगा जैसे इस रोशनी ने हम पर भी जुल्म ढाया है, वरना हम तो अपना आपा खोए हुए थे। सबूता, पौसीता की आवाज़ उभरी। हाँ पौसीता। आह, सुबह हो गई। हम इसे रोक नहीं सकते थे। रोशनी इतनी बेरहम क्यों होती है? वक्ती तौर पर उसे भी नष्ट होना पड़ता है। चांद फिर निकलेगा और हम उसके शीतल शीतल सौंदर्य से आनंदित होंगे, मैंने जवाब दिया। तुम चले तो नहीं जाओगी सबूता? जिंदगी का हर क्षण अब तुम्हारे बिना कठिन ही होगा। आह, चांद का इंतज़ार कितना कष्टप्रद होगा। सबूता, तुम चले तो नहीं जाओगे? हमें इस दुनिया में रहना होगा पौसीता। हमें दूसरों का भी एहसास करना होगा। इस सृष्टि में हमारे सिवाय कोई क्यों है? किसी को क्या हक है हमारे एकांत में विघन डालने का? तो प्रोफेसर, बहकी हुई लड़की थी। बड़ी कठिनाई से ही रास्ते पर लाया, लेकिन वह क्या पीछा छोड़ने वाली थी? और विशेषकर उस स्थिति में जबकि उसके बाप ने उसे खुली इजाज़त दे दी थी। मतलब परस्त बूढ़ा अंततः चक्कर में आ ही गया था। लेकिन दिन की रोशनी पौसीता को काफ़ी हद तक होश में ले आई थी। उसने खुद ही कहा, आज की रात और यहाँ बिता लो सबूता। कल अलबत्ता दिन की रोशनी में तुम सेकाई चले जाना, लेकिन सबूता चांद निकलते ही वापस आ जाना, वरना समंदर में कूदकर खुदकुशी कर लूँगी। ओह, दिन की रोशनी में चले जाने का ख्याल क्यों आया पौसीता? बाबा ने कहा था ना सबूता, वह उन दो आदमियों के आने का मकसद मालूम करने के लिए बेचैन है जिनके छोटे से जहाज किनारे से लगे हैं। मेरे द्वारा? हाँ, मगर मैं उनके बारे में क्या मालूम कर सकता हूँ? तुम बेफिक्र रहो, यह काम मैं करती रहूँगी। बस बाबा को सूचित रखना है। वह बेहद स्वार्थी इंसान है। अगर मैं उससे कुछ न कुछ कहती न रहूँ तो शायद वह मुझे तुम्हारे साथ रहने की कभी इजाज़त ना दे। ओह, तो क्या तुम खुद ही उससे कुछ कह दोगी? हाँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, पौसीता ने जवाब दिया। सो प्रोफेसर, इसमें कोई हर्ष तो था नहीं, लेकिन हल्की सी उलझन मेरे दिमाग में जरूर पैदा हो गई थी। यह अनोखी बात थी। मैं हितैषी तो सेकाई वालों का था, साथ ही फोमा का था और दुश्मन की लड़की से प्यार कर रहा था। यह ठीक है कि वह दुश्मन नहीं थे, लेकिन बहरहाल फितरत में इतनी कमजोरी भी नहीं थी कि पौसीता की खातिर फोमा का साथ छोड़ देता। दोपहर को पौसीता ने मेरे साथ खाना भी खाया। शाम तक मेरे सीने पर सिर रखकर आराम किया और फिर सागर तट पर चलने की फरमाइश की, जो उसकी पसंदीदा जगह थी, हसीन व सुनसान, और अपनी विशेष चट्टान पर जा बैठे। पौसीता बहुत खुश थी।
उसके चेहरे पर असंख्य कमल खिले हुए थे। मैं सोचती हूँ सबूता, इंसान अपने जहन तक नहीं पहुँच सकता, उसे अपनी जात के मर्दों के बारे में भी कुछ मालूम नहीं होता। मैं इस बस्ती में खुश थी, कोई ऐसा बोझ नहीं था जो मेरे जहन पर हो, लेकिन कभी कभी दिल में एक अजीब सी चुभन जाग उठती थी। एक अनोखा एहसास जहन के पर्दों से टकराता। मैं उस एहसास की जड़ नहीं तलाश कर सकती थी, लेकिन अब अंदाजा हुआ वह तुम थे। तुम ही मेरे जीवन की रिक्तता थे, और अब वह रिक्तता भर गई है। मैं तुमसे कह चुकी हूँ सबूता, मुझे अपने लोगों की सोचों व योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो केवल एक हंसती जिंदगी की इच्छुक हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक अनुनय करूँगी। क्या पोसीता, तुम सेकाई वालों का साथ छोड़ दो। ओह क्यों? ताकि तुम मेरी सारी जिंदगी मेरे साथ रह सको। मैं कोशिश करूँगा पोसीता, हालांकि हकीम हाकू ऐसा होने नहीं देना चाहेगा। तुम सेकाई में तो पैदा नहीं हुए, तुम उनसे दुश्मनी न करना। बस किसी तरह तुम बाबा का दिल जीत लो, ताकि वह मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहने की इजाज़त दे दे। मेरे दिल में तो यह ख्वाहिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओह मैं समझता हूँ पोसीता, मैंने जवाब दिया। बहरहाल ये बात मेरे लिए उलझन की ज़रूर थी। सिर्फ पोसीता के लिए सारे उसूल तोड़ देना मेरे बस की बात नहीं थी। हालांकि मैं भली भांति जानता था कि पोसीता खुद न इतनी चालाक है कि इतनी गहराइयों का खेल खेले, और ना ही वह उन बातों में दिलचस्पी लेती है। अलबत्ता उसका बाप सचमुच अय्यार था और अपने ख्यालों में इतना पक्का था कि उसने केवल थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी जवान बेटी को दांव पर लगा दिया था। इस बार उनके बारे में अंदाजा होता था कि वह किस भांति खतरनाक संकल्प रखते हैं। सो बूढ़ा अस्तोज क्यों चाहेगा कि किसी अनावश्यक इंसान को अपना बनाकर अपने साथ रखे। हाँ, अगर मैं उनके दुश्मनों के विरुद्ध काम करूं, तो न सिर्फ पोसीता बल्कि न जाने कितनी लड़कियां मेरी गुलामी में दी जाएंगी। तो फिर बताओ सबूता, पोसीता ने कहा। तुम अभी इस सिलसिले में चिंतित न हो पोसीता, हालात को देखो। बहरहाल मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ और तुम्हें पाने की हर कोशिश करूँगा। मैंने पोसीता के जहन से इन सोचों को निकालने के लिए उसे अपने निकट खींच लिया, और पोसीता ने स्वयं को मेरे आगोश में गिरा दिया। अचानक उसने न जाने क्या देख लिया। वह तड़पी और फिर पूर्णतः ही निश्चल पड़ गई। उसकी आंखें खौफ के अंदाज में एक तरफ उठी हुई थी। मैं स्वयं भी हैरान हो गया था। तब मैंने भी उस तरफ देखा जिधर पोसीता ने देखा था, और देखकर वह दहशत जदा रह गई थी। उसे देखकर मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, वह शमाना ही थी, सेकाई की वहशी हिरनी, जो निस्संदेह ही ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी आभा की स्वामिनी थी कि जहाँ वह होती चांद सितारे मंद पड़ जाते। इस वक्त भी वह अत्यधिक खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब से रंग थे। वह स्वयं भी कुछ चकित ही थी, और मैं जानता था कि यह आश्चर्य मुझे देखकर ही जागा है। लेकिन फिर वह संभल गई। पोसीता, क्या तुम अपनी जगह छोड़ सकती हो? उसने कहा, और पोसीता उसके पहलू में और सिमट गई। मैंने भी शमाना के सर्द लहजे को महसूस किया था। अपनी जगह से उठ जाओ पोसीता, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, शमाना ने फिर कहा, और अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल जाग उठा। मेरे होठों पर शरारतपूर्ण मुस्कुराहट फैल गई, और मैंने पोसीता की गर्दन में हाथ डालकर खुद से चिपटा लिया। यह इस वक्त मेरे पास है, तुम्हें यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? मैंने शमाना की ओर देखते हुए कहा, और उसकी आंखों में आग जल उठी। मैं तुमसे बात नहीं कर रही, उसने कहा। पोसीता, अपनी दोस्त से कह दो कि तुम इस वक्त व्यस्त हो, नहीं आ सकती। जब तुम्हें फुर्सत मिलेगी तुम उससे मिलोगी, मैंने कहा, और अब शमाना की सहन शक्ति जवाब दे गई। वह वहशी शेरनी की मानिंद गुर्राती हुई आगे बढ़ी, लेकिन मैं भी चीते किसी फुर्ती के साथ ही उसके सामने खड़ा हो गया, और मैंने पोसीता को अपनी पीठ पर ले लिया। तो तुम इसके रक्षक हो? शमाना ने होठ भींचकर कहा। न केवल रक्षक बल्कि महबूब भी, लेकिन वह मेरी दोस्त है। सलाका भी तुम्हारी दोस्त थी जिसे तुमने मार डाला। ऐसी भयानक सजा दूंगी इसे भी कि मरने के बाद भी याद रखेगी, शमाना ने होठ चबाते हुए कहा। पोसीता के बदन में हल्का सा कंपन पैदा हो गया था। सजा? मैंने आहिस्ता से गर्दन हिलाते हुए कहा। हाँ, सजा। और यह बात तुम मेरे सामने कह रही हो? हाँ,
मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। पोसीता, आगे जाओ, इससे बात करो। मैंने पोसीता का बाजू पकड़कर उसके सामने कर दिया। अगर तुमने शमाना से खौफ खाया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैंने पुनः कहा, और पोसीता के अंदर स्पष्ट तब्दीलियां उजागर हो गई। उसने शुष्क होठों पर जीवा फेरते हुए मेरी तरफ देखा और फिर शमाना की आंख उगलती आंखों की ताब लाना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं थी। पोसीता की आंखें भी झुक गई। जानती हो यह कौन है? शमाना बोली थी। हाँ, पोसीता कांपती आवाज़ पर काबू पाकर बोली। कौन है? सबूता। क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया था? मैं सबूता से मोहब्बत करने लगी थी, और सबूता सलाका से, मुझसे। क्यों? वह कुछ भी करता रहा हो, मुझे इससे सरोकार नहीं है। बस मैं इसे चाहती हूँ और अब इसके सिवा कोई दूसरी मेरी निगाह में नहीं है। लेकिन अब तुम अपनी मौत न भुला सकोगी, शमाना ने कहा, और विद्युतीय गति से खंजर निकालकर पोसीता पर हमलावार हुई। अगर मैं अपने जीवन की सबसे अधिक फुर्ती से काम न लेता तो आतंक पसंद लड़की ने पोसीता का काम कर दिया था। लेकिन मैंने समय पर ही उसकी कलाई पर हाथ डाल दिया और शमाना की कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई। पोसीता सहम कर पीछे हट गई थी और शमाना मुझसे कलाई छुड़ाने को जद्दोजहद कर रही थी, लेकिन मैंने अपनी उंगलियों की गिरफ्त सख्त कर दी थी। और प्रोफेसर, यह सदियों की आग से पक पक कर पुख्ता हो जाने वाले हाथ थे। शमाना अत्यधिक शक्तिशाली सही, लेकिन थी तो इंसान ही, फिर औरत भी। मेरी गिरफ्त में उसकी हड्डी चटकने लगी और खंजर उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर पड़ा। तब मैंने उसे जोर से धक्का दिया और वह दूर जा गिरी। मैंने खंजर उठा लिया था और फिर मैंने उसकी नोक अपनी रान पर रखी और उसे मोड़ने लगा। रान खुली हुई थी और खंजर की नोक का दबाव रान के मांस पर स्पष्ट था। लेकिन फिर दोनों लड़कियों ने आश्चर्य से ही देखा कि यह मुड़ने वाला खंजर 20 से 2 टुकड़े हो गया था। मैंने दोनों टुकड़े समुद्र में उछाल दिए और फिर मैंने सर्द लहजे में कहा, शमाना, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, फौरन वापस चली जाओ, वरना मैं पोसीता के हाथों तुम्हें जलील करवाऊंगा। शमाना फुर्ती से उठ खड़ी हुई थी, लेकिन उसकी दरिंदगी का वही आलम था। उसने फिर पोसीता की तरफ छलांग लगाई, लेकिन मैं गाफिल तो नहीं था। मैंने उसे बीच में दबोच लिया और एक बार फिर उसे दूर उछाल दिया। इस बार भी शमाना बड़ी बुरी तरह गिरी थी, लेकिन इस बार जमीन पर पड़ी रही थी और अब उसका निशाना मैं ही था। वह बड़ी हिंसक भाव से ही मुझ पर हमलावार हुई थी। मैंने उसे दोनों हाथों पर रोका और दूसरे ही क्षण मैंने उसे सिर से ऊंचा उठा लिया। शमाना सख्त संघर्ष कर रही थी, लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया था। मेरी गिरफ्त से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। मैं उसे लिए हुए समंदर की तरफ चल पड़ा और फिर मैंने उसे गहरे पानी में उछाल दिया। शमाना छपाक से पानी में गिरी व फिर नीचे बैठती चली गई। उसके बाद हम उसे देखते ही रहे, लेकिन वह पानी पर नहीं उभरी थी। पोसीता मुंह फाड़े सब कुछ देख रही थी। काफ़ी देर बीत गई, लेकिन शमाना का कुछ पता नहीं चला था। डूब गई? पोसीता आहिस्ता से बोली। इस धोखे में मत रहना पोसीता। पोसीता ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वह मछली की भांति भी तैर सकती है और बहरहाल वह एक विलक्षण व असाधारण लड़की है। मुझे यकीन है कि वह समुद्र में नीचे ही नीचे काफ़ी दूर निकल गई होगी। लेकिन क्यों? बस इस अपमान के बाद उसने यही उचित समझा होगा, मैंने हंसते हुए कहा, और पोसीता मुझसे लिपट गई। यह सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है? मेरे लिए? आह, अब अगर मुझे मौत भी आ जाए तो गम ना होगा। कोई मेरे लिए यह सब कुछ कर सकता है, सिर्फ मेरे लिए। वह बेअख्तियार सी होकर मुझे चूमने लगी। शमाना वास्तव में कहीं दूर निकल गई थी। उसके बाद वह नजर ही नहीं आई थी। इतना मैं ज़रूर जानता था कि वह समंदर में डूबी नहीं होगी। पोसीता किसी हद तक निढाल हो गई थी। फिर हम वहाँ से उठ गए और वापस अस्तोज के मकान में आ गए। पोसीता थोड़ी देर के लिए मुझसे इजाज़त लेकर चली गई और मैं बिस्तर पर लेट गया और मेरे जहन में सोचों का चरखा चल पड़ा। मैं बीती घटनाओं पर गौर कर रहा था। पोसीता मुझे अकेली छोड़ने वाली नहीं थी। ख्यालों के भंवर में फंसा हुआ था कि आ टपकी। उसके चेहरे पर फीकापन साफ महसूस हो रहा था। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने बाहें फैला दी। वह मेरे निकट आकर लेट गई। भयभीत हो पोसीता? मैंने पूछा। क्या जवाब दूं? जो दिल में हो, मैंने कहा।
मैं इससे इनकार नहीं करूँगी कि मैं उससे डरती हूँ, क्योंकि मैं उसकी शैतानी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। ओह पोसीता, निश्चित रहो, अगर उसने तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की तो मैं उसे कत्ल कर दूंगा। वैसे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन जिस वक्त मैं मौजूद न हूँ तुम अपनी हिफाजत करना। मैं किस तरह करूँगी हिफाजत? आस्तोष से कहकर शमाना का यहाँ आना बंद करवा देना। उससे कहना कि शमाना की फितरत ठीक नहीं है। आस्तोष से यह भी कह देना कि वह तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। ठीक है, मैं बाबा से बात कर लूँगी। मैंने पोसीता से कहा, क्या ख्याल है पोसीता, क्या तुम समंदर के किनारे चांदनी के खेत में चलोगी? चलो, पोसीता ने कहा और हम दोनों मकान से निकल आए। समंदर के किनारे किनारे चलते हुए हम अपनी उस विशेष जगह पर पहुंच गए। चांद अभी नहीं निकला था। हम उसका इंतज़ार करने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में मादक कर देने वाली मादकता व्याप्त थी। ऐसे क्षणों में पोसीता का सामीप्य मुझे बहुत भा रहा था। हम दोनों ठंडी रेत पर लेट गए। पोसीता ने मेरे सीने पर सिर रख दिया। वह खामोश थी। न जाने उसके जहन में क्या ख्याल थे। मैंने भी चुप्पी साध ली थी। मैं उसकी सोचों में विघ्न नहीं डालना चाहता था। फिर न जाने क्या हुआ, अचानक ही पोसीता की निगाहें एक तरफ उठी हुई थी। मुझे ज्यों ही एहसास हुआ, मैंने भी चौंक कर देखा और शमाना थोड़े ही फासले पर नजर आई। वह खामोश खड़ी हुई थी। उसे शायद अंदाजा नहीं हुआ था कि हम दोनों ने उसे देख लिया है, लेकिन हमारे अचानक निश्चल हो जाने से उसे एहसास हो गया और अगले ही क्षण उसने समंदर की तरफ छलांग लगा दी और गड़ाप से पानी में कूद गई। पोसीता, मैंने पोसीता को संबोधित किया। उसने आहिस्ता से कहा। डर गई। वह तुमसे भयभीत है सबूता। स्पष्ट है, मैंने उसे पाठ पढ़ा दिया है और अब अगर उसने मेरे किसी मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो इसे उससे भी सख्त सबक मिलेगा। सबूता, एक बात बार बार मेरे जहन में आ रही है। बताओ। शमाना तुम्हारी दुश्मन है। उसने कई बार तुम्हें कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन न जाने क्यों मुझे यह एहसास होता है कि वह तुमसे मोहब्बत करती है। छोड़ो इन बातों को, किस उलझन में फंस गई, मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित कराते हुए कहा और पोसीता मुस्कुराने लगी। बहरहाल वह रात भी हमने समुद्र के किनारे चांदनी के खेत में गुजारी और प्रातः की पहली किरण के साथ ही वापस आ गए। उसके बाद शमाना नजर नहीं आई थी। फिर मैंने पोसीता से जाने की इजाज़त मांगी और पोसीता के चेहरे पर विचित्र भाव फैल गए। जा रहे हो सबूता? हाँ पोसीता, वापस आ जाऊंगा। सबूता, तुम वहाँ के बाशिंदे नहीं हो। सेकाई बस्ती तुम्हें इतनी क्यों खा गई है? अगर हम दोनों यहाँ से कहीं चलें? वह मेरी आंखों में झांकने लगी थी। कहाँ पोसीता? मैंने पूछा। कहीं भी, यह तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। सारी दुनिया में मुझे अपने बाबा से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन अब मैं खुद को टटोलती हूँ तो मुझे तुम्हारी मोहब्बत उससे बेहतर महसूस होती है। तुम्हारे लिए मैं बाबा को धोखा भी दे सकती हूँ, मुझे एहसास है पोसीता। फिर तुम क्या मेरे लिए वह नहीं करोगे? कर भी सकता हूँ पोसीता, लेकिन हमें हालात का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी स्थिति हमारे नियंत्रण में है। कभी हालात अगर ऐसे हुए तो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूँगा, मैंने जवाब दिया और पोसीता एक हल्की सांस लेकर खामोश हो गई। बेचारी लड़की उलझन में फंस गई थी। फिर मैं वहाँ से चल पड़ा। फोमा से एक रात के लिए कहा था, लेकिन 2 रातें गुजर चुकी थी। वह चिंतित होगा। रास्ते में मैंने इस बारे में सोचा। बहरहाल मुझे फोमा से सचमुच ही दिलचस्पी थी और मैं इसके बारे में इस अंदाज से सोच रहा था। हकीम हाकू के पास जाने से पहले मैं फोमा के उस मकान की तरफ चल पड़ा था जो समंदर के किनारे था। फोमा वास्तव में ही मेरे लिए चिंतित था। उसने यह बात प्रकट नहीं की, लेकिन मुझे देखकर इत्मीनान के गहरे गहरे सांस लिए। सुनाओ फोमा, क्या खबर है? 2 जहाज और आए हैं। ओह, क्या उनमें से कोई जहाज सकाया से भी आया है? नहीं, जोदास अभी नहीं आया। और वह 2 व्यक्ति कौन हैं? 2 सरदार, वे भी मेरे वफादार हैं और उसका सबूत इस बात से मिलता है कि वे हाकू की एक आवाज़ पर दौड़े आए हैं। हाँ, इससे उनके देश प्रेम का सबूत मिलता है। नई बस्ती के हालात सुनाओ, फोमा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा कुछ नहीं कि 2 खूबसूरत रातें पोसीता के साथ गुजारी। खूब, फोमा ने दिलचस्पी से कहा। बहरहाल मुझे खुशी है सबूता कि तुम्हारा वक्त अच्छा गुजर रहा है, वरना मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता।
काफ़ी देर मैंने फोमा के साथ गुजारी, फिर उसकी इजाज़त से हाकू की तरफ चल पड़ा। हकीम हाकू अपने रोगियों में व्यस्त था। उसने मेरा अभिवादन किया व मुझे बैठ जाने का इशारा किया। मैं दिलचस्पी से ही हाकू की हिकमत का अध्ययन करता रहा। वैसे बड़ा दिलचस्प काम था। हाकू मुझे अपने निष्कर्ष का विवरण भी बताता जा रहा था और विभिन्न विकारों व रोगों में काम आने वाली जड़ी बूटियों के बारे में भी। काफ़ी देर बाद ही हाकू को मरीजों से फुर्सत मिली और उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मुझे यकीन है कि तुम्हें उकताहट नहीं हुई होगी। कतई नहीं हाकू, बल्कि मुझे तो ज्ञान प्राप्त है। खैर, अब तुम अपने बारे में बताओ। फोमा तुम्हारे लिए बेचैन था। मैंने उससे कह दिया है कि मेरी माँ बनने की कोशिश न करे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और हाकू भी मुस्कुराने लगा। फिर काफ़ी देर तक हाकू से बातचीत होती रही। उसके बाद जाने क्यों जहन में शमाना का ख्याल आ गया। हकीम हाकू के पास से उठकर मैंने शमाना के मकान का ही रुख किया था। यूं ही जहन में शरारत आ गई थी, वरना कोई विशेष उद्देश्य तो था नहीं। थोड़ी देर बाद ही मैं शमाना के नए बने मकान के पास पहुंच गया। शमाना के मकान का दरवाज़ा बंद मिला। वह घर पर मौजूद नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वह पूर्वता ही पौसीता की घात में लगी हुई थी। देखना यह है कि पौसीता उससे अपनी जान भी बचा सकती है या नहीं। अब स्पष्ट है, मैं पूरी जिंदगी तो उसकी निगरानी नहीं कर सकता था। पौसीता को खुद ही होशियार रहना था। फिर झील की तरफ भी यूं ही रुख हो गया था। यह गुमान भी नहीं था, यह तो सोचा ही नहीं था शमाना यूं अचानक वहां नजर आ जाएगी। लेकिन वह झील के पानी में नहीं थी, बल्कि झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई थी। वह सोचों में इस तरह मगन थी कि उसे मेरे पच्चाप भी सुनाई नहीं दिए और मैं उसके थोड़े फासले पर पहुंचकर रुक गया। फिर मैंने इत्मीनान से लिबास उतारा और झील में एक लंबी छलांग लगा दी। पानी के छपाके से वह चौंकी थी। फिर उसने उलझी निगाहों से ही मेरी तरफ देखा। फिर उसी भाव में ही वह उठ खड़ी हुई। कुछ क्षण मेरी तरफ देखती रही और फिर मुंह मोड़ लिया। काफ़ी देर तक खामोश खड़ी रही, मुंह दूसरी तरफ ही रहा था। मैं निश्चिंतता के साथ ही पानी में किलौल करता रहा और फिर मैंने देखा कि वह आगे बढ़ गई है। लेकिन आज उसका अंदाज ढीला ढाला था। उसकी चाल में भी तेजी नहीं थी। बहरहाल मैंने इससे अधिक उचित नहीं समझा। वह इत्मीनान से पानी में नहाता रहा। नहाने से शीतल एहसास ही जागे थे। झील से निकल मैंने कपड़े पहने व फिर बस्ती में आवारागर्दी करता रहा। पौसीता की कल्पना ने जहन में कोई विशेष बात पैदा की थी, इसलिए उसके पास जाने को मन भी नहीं चाहा। रात को वापस फोमा के पास आ गया और फिर फोमा से थोड़ी देर बातें करने के बाद आराम करने के लिए लेट गया और सो गया। दूसरी सुबह से शाम तक का वक्त मैंने फोमा के साथ ही बिताया। फोमा स्वयं भी मेरी सुस्ती पर चकित था। शाम को अलबत्ता मैं फिर झील की तरफ निकल आया। अनोखी बात थी, शमाना आज भी पत्थर पर उसी तरह बैठी हुई थी। आज उसने मुझे दूर से ही देख लिया था, लेकिन मुझे देखकर भी उठने या हिंसक होने की कोशिश नहीं की थी। मैं स्वयं ही उसके पास पहुंच गया। क्या बात है शमाना, आजकल तुम झील में नहाने का आनंद नहीं लेती? क्या मेरे कारण? मैंने उसे छेड़ा और उसने निगाहें उठाकर मुझे देखा, लेकिन उन आंखों में पराजय के भाव थे। उनमें वह तीखापन नहीं था। उसके हाव भाव में भी परिवर्तन उजागर था। मैंने आश्चर्य से ही उसे देखा। जवाब नहीं दिया तुमने शमाना? मैंने कहा। सबूता, उसने आहिस्ता से कहा। हाँ शमाना, जवाब दो। मैं तुम्हारे अंदर परिवर्तन पा रहा हूँ। हाँ सबूता, मैं बदल गई हूँ, शमाना ने शांत लहजे में ही कहा। अरे क्या सची? मेरा मजाक मत उड़ाओ सबूता, मैं कभी नहीं बदली। लेकिन 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 क्या शमाना? एक ख्वाब ने मेरी जिंदगी बदल दी है। ख्वाब? हाँ, अपने बाप की मौत के बाद मैंने जिंदगी में पहली बार कल रात अपने बाप को ख्वाब में देखा। मैं किसी की बात नहीं मानती, लेकिन मैं उसकी बात रद्द नहीं कर सकती। उसने सारी जिंदगी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की और मरने के बाद अब मैं उसकी एक छोटी सी बात को नहीं ठुकरा सकती। ओह, क्या कहा था उसने? मैंने कठिनाई से ही स्वयं को गंभीर बनाया। शमाना के ढीले लहजे ने मुझे प्रभावित किया था। वह वास्तव में ही बदली हुई थी। उसने कहा कि जिस बस्ती के लिए मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया है, मैं उसी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हूँ।
उसने कहा कि मैं इंसान बनूं, मोहब्बत करना सीखूं। ओह, एक अच्छा मशवरा दिया है उसने। मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया सबूता, मुझे एहसास है। मैंने कई बार तुम्हें धोखे से मारने की कोशिश की है। शायद अब तुम आइंदा कभी मुझ पर एतबार भी ना करो, लेकिन मैं इसकी इच्छुक भी नहीं हूँ। शमाना पिछली रात मर चुकी है, उसने उदास लहजे में कहा। नहीं शमाना, किसी गलत आदमी को छोड़ने का अर्थ मौत नहीं है, मैंने हमदर्दी से कहा। फितरत की मौत के बाद भी जिंदगी की भला कोई कल्पना रह जाती है, उसने अजीब से लहजे में कहा। कभी कभी इंसान गलत मान्यताओं व सोचों को ही जीवन समझ लेता है। तुम्हारा दिल अगर अच्छाइयों को कबूल करता है तो तुम इतनी खिन्न क्यों हो? लेकिन इस बस्ती में अब शमाना की हैसियत खत्म हो जाएगी। यह बात नहीं है शमाना, बस्ती वाले प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी बुरी आदतों को बर्दाश्त कर लेते हैं। इस प्यार में ही अगर तुम्हारी अच्छी आदतें शामिल हो जाएं, तो तुम्हारी हैसियत ही बदल जाएगी और उनका प्यार भी बढ़ जाएगा, मैंने कहा। लेकिन शमाना की उदासी में कोई कमी नहीं आई। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे सबूता? उसने अजीब से लहजे में ही पूछा। क्यों नहीं, मैं मुस्कुरा दिया। नहीं, मुझे स्वीकार है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की है। बात यह थी कि तुमने इस फितरत, मेरी इस प्रवृत्ति को कुचलने की कोशिश की थी, जिसके कारण मैं स्वयं को औरतों व मर्दों से ऊंचा समझती थी। लेकिन आज जब वह फितरत ही नहीं रही, चलो उसे भूल जाओ शमाना, मैंने विशाल हृदयता से कहा। तुम चाहो तो मुझसे इंतकाम ले सकते हो सबूता। इंतकाम? हाँ, मैं तुमसे कोई इंतकाम नहीं लेना चाहता शमाना, और फिर मैं तुमसे इंतकाम भी क्यों लूं? मैंने कहा। मैं अपनी खुद ही अपने अहम को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ, उसने कहा, और उसकी आंखों में नमी भर आई। उसने अपना निचला होठ दांतों में दबा लिया, और मैं सचमुच ही उसके इस अंदाज व इन बातों से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ क्षण तक मैं उसे निहारता रहा, उसका निरीक्षण करता रहा। फिर मैंने कोमल लहजे में ही उससे कहा, तुम्हारा अंदाजा उस वक्त भी गलत था शमाना, और तुम इस वक्त भी गलत सोच रही हो। पहली बार जब मैं झील में उतरा था, तब भी मेरे जहन में तुम्हारे नारीत्व के अपमान का कोई ख्याल नहीं था, और न ही अब तुम्हारा लिबास उतार कर मुझे खुशी होगी। बहरहाल तुमने जो कुछ कहा है, मैंने अपने चहन से निकाल दिया, बशर्ते कि तुम निष्कपट हो व सच्ची हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ क्षण खामोशी से ही गर्दन झुकाई बैठी रही। फिर मेरी तरफ देखते हुए अनुनय भरे लहजे में बोली, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। ओह, मैंने अर्थपूर्ण निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसने भी निगाहें उठाई थी, और फिर उसके होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट फैल गई। वह आहिस्ता से उठ खड़ी हुई। रहने दो, मैं चली जाऊंगी। स्पष्ट है तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वह आगे बढ़ गई। मैं उसके पीछे बढ़ा, वह उसके निकट पहुंच गया। तुम गलत समझी, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जाहिर है तुम रोज रोज तो अपना घर जलाने से रही। उसने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से चलती रही। मैं उसके साथ ही उसके घर पहुंच गया। वह बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। और प्रोफेसर, उसने मेरी खूब खातिर सेवा की, अपने हाथों से बहुत सी उल्टी सीधी चीज बनाकर खिलाई, और सचमुच ही इन सारे कामों में वह बड़ी मगन नजर आ रही थी। यूं लग रहा था जैसे वह सचमुच ही बदल गई हो। रात हुई तो मैं उठने लगा। उसने मेरी तरफ देखा, पूछा, जा रहे हो? जाना ही है। नई बस्ती जाओगे? उसने फिर अजीब सा लहजा अपना लिया था। क्यों? जाहिर है पौसीता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ओह नहीं, मैं कल भी उसके पास नहीं गया, आज भी नहीं जाऊंगा। वैसे तुमने उसकी जान बख्श दी है ना? हाँ, विश्वास करो, अब मुझे उससे कोई द्वेष या शत्रुता नहीं है। लेकिन अब मैं सारी जिंदगी उसके सामने नहीं जाऊंगी। वह एक लिहाज से मुझसे श्रेष्ठ ही है। वह किस लिहाज से? उसके महबूब ने उसकी हिफाजत के लिए मेरे साथ जो सलूक किया था, वह मैं भुला नहीं सकती। और बहरहाल वह इस सिलसिले में मुझसे श्रेष्ठ ही है कि वह एक ऐसा रक्षक महबूब रखती है, जबकि मैं इस दृष्टिकोण से सारी दुनिया में अकेली ही हूँ। उसने चुपते हुए लहजे में ही कहा। इसमें उसका कोई दोष नहीं शमाना, लेकिन बहरहाल तुम इस बात को स्वीकार करो कि तुम गलती पर थी, और उसकी जिंदगी लेने की कोशिश एक मूर्खता ही थी। हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ, और निश्चिंत रहो, आइंदा मैं उस तरफ नहीं जाऊंगी। शुक्रिया शमाना। अच्छा,
मुझे इजाज़त दो। कल आओगे? अगर तुम पसंद करो। मैं इंतज़ार करूँगी। किस वक्त आओगे? इतना फैसला भी तुम कर लो। सुबह को मैं पहुँच जाऊँगा, मैंने कहा और फिर मैं वापस आ गया। रात को अपने आराम की जगह लेटकर मैं उसके बारे में सोचने लगा। सच्ची बात तो यह थी प्रोफेसर कि अभी तक मैं इस लड़की की तरफ से निश्चिंत नहीं हुआ था। मुझे उसमें परिवर्तन नजर आ रहे थे, लेकिन यह परिवर्तन पहले भी नजर आए थे, पर वास्तविकता क्या निकली थी? दूसरी प्रातः मैं आवश्यकताओं से निर्वृत्त होकर शमाना की तरफ चल पड़ा और शमाना मुझे प्रतीक्षक मिली। चेहरे पर विचित्र सी उलझन थी, लेकिन मुझे देखते ही वह शांत व संयम नजर आने लगी। उसके होठों पर थकी थकी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं शमाना, क्या बात है? क्या रात को सोई नहीं? हाँ, मैं पूरी रात नहीं सोई सबूता। आखिर क्यों? बस सारी रात आपके बारे में सोचती रही कि अब जिंदगी किस अंदाज में गुजरेगी। उसने कहा। तुम इसके लिए परेशान न हो। नहीं, मुझे जिंदगी से इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि आइंदा दुनिया से समझौता करके किस भांति जीवित रहूंगी। तुम अपनी फितरत क्यों बदलती हो शमाना? हाँ, बस अपनी वहशियाना आदतें छोड़ दो। नहीं सबूता, जिंदगी में एक बार शिकस्त खा लो तो खुद को विजेता मत समझो, और मुझे शिकस्त हो चुकी है, उसने टूटे हुए लहजे में कहा। इस एहसान को जहन से निकाल दो। नहीं निकलता सबूता, बहुत कोशिश की है। मैं पहले भी तुम्हारा दुश्मन नहीं था शमाना, आज भी नहीं हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम यह सारी बातें भूल जाओ। सबूता, शमाना ने अजीब से लहजे में कहा। मेरे साथ चलोगे? कहाँ शमाना? मैंने पूछा। कहीं भी, जहाँ मैं ले चलूँ, उसने कहा। चलूँगा शमाना, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें शंका तो नहीं है? किस बात की? कि मैं कहीं फिर तुम्हें धोखा न दूँ। दे देना शमाना, मैं भी जिंदगी से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने गर्दन झुका ली और फिर वह उठ खड़ी हुई। चलो, और मैं तैयार हो गया। शमाना मेरे साथ निकल आई। उसकी चाल में भी वह फुर्ती नहीं थी जो उसकी विशेषता थी। आज उसने एक नया रास्ता अपनाया था। सेकाई में कई दिन बिताने के बाद भी मैं इस तरफ नहीं आया था। यह काले पहाड़ों का रास्ता था, बस्ती से काफी दूर था, लेकिन थकने वाला हम दोनों में से कोई नहीं था। और फिर दूर से ही मैंने अंदाजा लगा लिया कि शमाना कहाँ जा रही है। फिर हम ज्वालामुखी पहाड़ की चढ़ाई तय करने लगे और थोड़ी ही देर बाद शमाना ऊपर पहुंच गई। ज्वालामुखी का दहाना अधिक दूर नहीं था। जहन में से एक सनसनाहट की आवाज निकल रही थी। लावा पक रहा था। यहाँ काफी गर्मी थी, लेकिन शमाना पूर्णतः शांत व संयत थी। उसने रुककर शांतिमय निगाहों से ही मेरी तरफ देखा और काफी देर तक वह निहारती रही। उसके रंग रूप में फिर तीखापन पैदा हो गया था और आंखों में खूंखार व हिंसा के भाव उभरते आ रहे थे। सबूता, उसने खूंखार लहजे में कहा, और मैं दिलचस्पी से ही उसे निहारता रहा। हाँ शमाना, मैं उसकी बदलती अवस्था को नोट कर रहा था। तुम मुझे तलाश करने सलाका के पास पहुंचे थे? हाँ, यह स्पष्ट ही है, वरना उससे पहले मैं सलाका को जानता तक नहीं था। मुझे क्यों तलाश कर रहे थे? उसने पूछा। तुम कहना क्या चाहती हो शमाना? साफ साफ कहो, और यहाँ ज्वालामुखी पर क्यों आई हो? मैंने कहा। इस पहाड़ के दहाने में कूदकर मेरे बाप ने जान दी है। मैं उसकी आत्मा को संतुष्ट करने आई हूँ। मैं उसे बताने आई हूँ कि सारा दोष मेरा नहीं है। इसके लिए तो तुम्हें स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए था शमाना। हाँ, शायद मैंने बातचीत कहीं बीच में शुरू कर दी है। मुझे उस वक्त से चलना चाहिए जब तुम पहली बार झील पर आए थे। चलो, वहीं से सही। तुम जानबूझकर वहां नहीं आए थे? नहीं। और फिर पानी में मुझे देखने के बाद तुम अच्छी नीयत से पानी में नहीं उतरे थे? खूब। हाँ, यह ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें निकट से ही देखना चाहता था, तुम्हें अपने प्रति आकर्षित करना चाहता था। क्यों? इसलिए कि तुम एक खूबसूरत लड़की थी और मुझे पसंद थी। फिर इसके बाद तुमने जो कुछ किया मालूम ही है। अगर यहाँ से मेरा पीछा न करती तो शायद मैं भी तुम्हारी तरफ न आता। ओह, तुम सच कह रहे हो? हाँ शमाना, मैं झूठ इसलिए नहीं बोलता कि सच मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। मैंने कहा, तुमने जिस भांति नापसंदगी का प्रदर्शन किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आकर क्या करता? लेकिन
तुम स्वयं ही ज्वालामुखी बन गई और उसके बाद जो कुछ तुमने किया उसी ने मुझे तुम्हारे पीछे लगा दिया। मैंने तो प्राय जवाब ही दिया है, वार तो तुम ही करती रही हो। तुमने मुझे बेबस किया था। हाँ, और यह भी सिर्फ जवाबी कार्यवाही थी। मैंने बताया ना शमाना कि यह एहसास तुम्हारी उग्रता पसंदी ने ही मेरे जहन में जगाया था। झील पर मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। अगर तुम मुझे नापसंद करती तो पीछे हट जाती, मैं भी तुम्हारा पीछा ना करता। अगर तुम्हारे दिल में गुंजाइश निकल आती तो शायद मैं तुम्हें दिल से ही चाहता। और वह सलाका, तुम जानती ही हो कि सलाका से तुम्हारे ही कारण मुलाकात हुई। मैं तुम्हारी तरफ से निराश था, वह मेरी तरफ बढ़ी तो मैं उसकी उपेक्षा न कर सका। पौसीता के पास भी मैं तुम्हारी ही तलाश में गया था, इस बात का तुम्हें भी पता है। लेकिन तुम्हें क्या हक है कि तुम मुझे जबरदस्ती खुद से मुलाकात को तैयार करो? मैंने ऐसा नहीं किया। सुनो सबूता, मैं औरत जरूर हूँ, लेकिन स्वयं को हीन समझने की आदी नहीं हूँ। मैं हर मूल्य पर श्रेष्ठता व प्रभुत्व चाहती हूँ। तुमने मुझे बहुत जलील किया है, लेकिन अब तो तुम अपनी फितरत बदल रही हो। हरगिज़ नहीं, वह भी तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए एक कोशिश की थी। लेकिन इस वक्त मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ रहा है। यह परिवर्तन फितरती व स्वाभाविक नहीं है, बल्कि वास्तव में मैं महसूस करती हूँ कि मेरी फितरत में कुछ कमजोरियां पैदा होती जा रही हैं। तुम जानते हो सबूता, मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आई हूँ? यह तो तुम मुझे बता ही चुकी हो कि तुम मुझे अपनी फितरत में परिवर्तन के बारे में बेवकूफ़ बना रही हो। मैंने जहरीले लहजे में कहा। हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। मैं अब तक तुम्हें मूर्खी बना रही थी। मेरे जहन में यही ख्याल था कि मैं प्यार भरी बातें करके तुम्हें प्रभावित करूं, फिर तुम्हें प्यार को तैयार करूं। तुम मुझे आगोश में लो और मैं तुम्हें ज्वालामुखी के दहाने में धकेल दूं। अगर तुम्हारी गिरफ्त सख्त हो तो खुद को भी उसी में छलांग लगा दूं। यह मेरा इरादा था सबूता, लेकिन यहाँ आकर और तुमसे बातें करने के बाद मेरे अंदर एक महान कमजोरी पैदा हुई है। मैं महसूस कर रही हूँ कि सचमुच ही गलती मेरी है, और सबूता, मैंने कभी अपनी कोई गलती स्वीकार नहीं की है। सुनो, यह हकीकत है कि मेरे दिल में पौसीता से प्रतिशोध की भावना भी सर्द पड़ गई है। रात जागकर मैंने भी सोचा है कि उसका कोई दोष नहीं है, उसे कत्ल करने से क्या हासिल। सो मैं रात को ही उसे माफ कर चुकी हूँ। इन परिस्थितियों में क्या मैं यह सोचने की अधिकारिणी नहीं हूँ कि शमाना की वास्तविक हैसियत समाप्त हो चुकी है, उसकी फितरत दम तोड़ चुकी है? जवाब तो सबूता। पहले तुम बात खत्म कर लो, मैंने कहा। अब मुझे शमाना से नफरत है, बुज़दिल शमाना से। मुझे घिन महसूस हो रही है। अब तुम्हारा क्या इरादा है शमाना? जब गलती मेरी है तो तुम्हें मरना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शमाना को ही मरना चाहिए। निरुद्देश वास्तविकताहीन शमाना की जिंदगी मुझे तनिक भी प्रिय नहीं। उसके होठ घृणा से सिकुड़ गए। मैं इस दोषी शमाना को सजा देना चाहती हूँ जिसने गलती की है। और प्रोफेसर, मेरी समझ में सब कुछ आ गया। शमाना ने पूरी उम्र सच ना बोला हो, लेकिन इस वक्त मुझे विश्वास हो गया कि वह सच बोल रही है, और उसका इरादा भी मेरी समझ में आ गया था। वह ज्वालामुखी के दहाने के निकट मौजूद थी। उसकी एक छलांग उसे ज्वालामुखी के मुहाने तक ले जा सकती थी। मैं किसी भी तरह उसे कूदने से नहीं रोक सकता था, और वह निसंदेह आत्महत्या का संकल्प रखती थी। मेरे पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। उसकी मौत किसी भी तरह मुझे सहन नहीं थी प्रोफेसर। शायद इसलिए मेरा जहन बड़ी तेजी से काम करने लगा। मैंने गर्दन झुका ली। क्या तुम मेरे ऊपर एक एहसान कर सकते हो सबूता? शमाना ने पूछा। कहो शमाना, मैंने उसे निहारते हुए पूछा। मुझे यह बताओ, क्या शमाना बुज़दिल है? क्या वह अस्तित्वहीन है? उसका कोई महत्व, कोई हैसियत नहीं है? मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ शमाना, मैंने गंभीरता से कहा। क्या? अगर तुम उस शमाना को मारना ही चाहती हो जो तुम्हारे ख्याल में एक कमजोर। मैं एकदम खामोश हो गया और चौंक कर एक तरफ देखने लगा। अरे, ये इस तरफ क्यों आ रहे हैं? और मेरी यह कोशिश 100% कामयाब रही। जिस तरफ मैंने देखा था वह काफी नीचे की तरफ थी, और शमाना अपनी जगह से उस तरफ नहीं देख सकती थी। सो वह बरबस ही कुछ कदम आगे बढ़कर एक ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश करने लगी। कौन है? उसके मुंह से निकला, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी था।
मैंने बाज की सी तेजी से छलांग लगाकर शमाना को दबोच लिया और वह पूर्णतः मेरी गिरफ्त में आ गई। एक क्षण के लिए वह भौचक्की सी रह गई थी, लेकिन फिर वह भी स्थिति समझ गई। वह बुरी तरह चीखी, नहीं, हरगिज नहीं, तुम मुझे मरने से नहीं रोक सकते। मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मैं जिल्लत व अपमान की जिंदगी गवारा नहीं कर सकती। छोड़ो, मैं कहती हूँ छोड़ो। लेकिन अब मैं उसके कहने से उसे छोड़ तो नहीं सकता था। मैं उसे बाजुओं से उठाए पहाड़ से नीचे उतरने लगा। शमाना जितनी कोशिश कर सकती थी कर रही थी, लेकिन अब मेरी गिरफ्त से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। मैं उसे पहाड़ से नीचे ले आया और फिर मैं उसे इतनी दूर ले आया कि अगर वह पुनः उस तरफ जाने का यत्न भी करे तो मैं उस पर काबू पा सकूं। तब मैंने उसे धरती पर उतार दिया। शमाना की बुरी हालत थी। गुस्से के कारण उसका चेहरा ज्वालामुखी बना हुआ था। चूंकि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ शमाना, और तुम्हें दिल से पसंद करता हूँ, अगर मैं यह कहूँ कि मुझे तुमसे अगाध प्रेम है और मुझे तुम्हारी मौत से गहरा सदमा होगा, तो यह गलत नहीं होगा। अगर मैं यह कहूँ शमाना कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को भी छोड़ सकता हूँ, तो यह भी गलत नहीं होगा। वास्तव में ही मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ। इसके बावजूद भी मैं फितरत या अहम का कायल नहीं बनना चाहता। अगर तुम मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें उसका एक और अच्छा तरीका बता सकता हूँ। बताओ, वह हिंसक भाव से ही दांत पीसकर बोली। किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जान दो कि पूरी बस्ती तुम्हें हमेशा याद रखे। मैं नहीं समझी। शमाना के लहजे में अब भी कोई परिवर्तन नहीं था। तुम जानती ही हो कि तुम्हारे वतन में अजनबी घुस आए हैं और वे तुम्हारी इन बस्तियों पर पूर्णतः कब्जा करके तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को अपना गुलाम, अपने अधीन करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने तुम्हारे फोमा की हत्या करके एक ऐसे शख्स को फोमा बना दिया है जो इन लोगों का पिट्ठू है, और धीरे धीरे वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। हाँ, मुझे पता है, शमाना ने कहा। अब उसके भावों में किंचित आश्चर्य शामिल हो गया था। तो फिर क्यों न तुम अपनी बस्तियों को उनके षड्यंत्र से मुक्त करने की कोशिश में जान दो। हाँ, तुम इतनी कमजोर तो हो नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? उसका मस्तिष्क फट गया था। बहुत कुछ, मैंने जवाब दिया। बताओ, मुझे बताओ, तुम्हें अपने फोमा से प्यार था? हाँ, वह अच्छा इंसान था। उसकी खुशबू पूरी बस्ती के खून में रची हुई है। अपनी बात कहो, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा फोमा जिंदा है और गुप्त रहकर उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है, तो क्या तुम विश्वास करोगी? नहीं, उसने जवाब दिया, और मेरी तबीयत खुश हो गई। फिर मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर मैं तुम्हें उससे मिला दूं तो? फोमा से? उसने तीव्र आश्चर्य से कहा। हाँ, तो यकीन कर लूंगी, लेकिन वह मर चुका है। तब उस वक्त तक कुछ और न सोचना, जब तक कि उससे मिल न लो। आओ मेरे साथ, मैंने सर्द लहजे में कहा, और वह मुझे देखती रही। फिर बोली, तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? अगर यह धोखा साबित हो जाए तो फिर मैं वायदा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे किसी कदम से नहीं रोकूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें उसके लिए काम करना होगा। चलो, उसने कहा, और मैं उसे लेकर फोमा की तरफ चल पड़ा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।